अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैनाटोलॉजी डेथ रिलेटेड इश्यूज़ की बात करते हैं। लाइफ ख़त्म हो जाती है तो डेथ शुरू हो जाती है और इसमें बेसिकली 3 सिस्टम फेल हो रहे होते हैं, सीएनएस, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसकी बेस पर फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कि क्या होगा मोड ऑफ डाइंग। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है तो एस्फिक्सिया होता है, सर्कुलेशन की वजह से सिनकपी होती है और इनर्वेशन यानी सीएनएस ख़राब हो रहा है तो कोमा का कंडीशन डेवलप हो जाती है। कॉज जो होता है वो डिजीज़, इंजरी या पॉइजन होता है। मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं और मैनर ऑफ डेथ नेचुरल या अननेचुरल होता है, जिसके अंदर एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल आ जाते हैं। 2 तरह की डेथ होती है, एक होता है कि क्लिनिकल डेथ हो रही है और दूसरी होती है कि सेलुलर या बायोकेमिकल या ऑर्गेनिक चेंजेस वगैरह हो रही हैं, जिसमें एनॉक्सिया वगैरह आ जाता है। ब्रेन टिश्यू का एनॉक्सिया से बहुत वल्नरेबल होता है तो वो सबसे पहले डाई कर जाता है, उसके बाद फिर बाकी ऑर्गन्स डाई करते हैं। वायबिलिटी पीरियड की बात करें तो नर्वस टिश्यू का फ्यू मिनट्स, मस्कुलर का 6 आवर्स, कॉर्निया का भी 6 आवर्स और स्किन का 12 आवर्स है। सस्पेंडेड एनिमेशन का ये मतलब होता है कि कुछ मोमेंट के लिए सारा कुछ बिल्कुल नल हो जाता है, ज़ीरो पर आ जाता है और ऐसा लगता है कि पर्सन की डेथ हो गई है। ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी हो सकता है, हाइबरनेशन पर एनिमल्स के साथ भी होता है और ह्यूमन बीइंग वॉलंटरीली भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशली आपने इसको कंसिडर करना है इन द केसेस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, ड्राउनिंग, हाइपोथर्मिया और एक्यूट इंटॉक्सिकेशन और स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक। तो इसमें हमारे काम की बात यह है कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं देना होता इन द केस ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन, क्योंकि पर्सन रिवाइव कर जाता है और नॉर्मल होता है आफ्टर सम टाइम। अब डेथ सर्टिफिकेशन जो होती है वो सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेस पर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। शेपीरो जो है वो कहते हैं कि डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टीज़, मतलब ये पूछा जा सकता है। और मिलर कहता है कि डाइंग इज़ अ प्रोसेस नॉट अ मोमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद फ़िलहाल अब ये बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को दोनों को नल लेवल पे लाया जा सकता है बॉडी टेम्परेचर को कम करके, और दोबारा से चीज़ें रीस्टार्ट हो सकती हैं या रीवार्मिंग करके सब कुछ दोबारा से वैसा हो जाएगा पर्सन। ठीक है, यानी उसके जो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन है उसको बिल्कुल ज़ीरो किया जा सकता है अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, लेकिन रीवार्म कर दो उसको तो दोबारा वो जिंदा होगा, राइट, वो दोबारा अपनी चीज़ें कंटिन्यू करेगा, ही विल कंटिन्यू टू लिव। एनकेफ्लाइटिस और सिवियर पॉइजनिंग के केस में भी ऐसे होता है। तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, जबकि और ईसीजी पर भी फिर, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सर्कुलेशन। ईईजी बहरहाल कहा जाता है कि इट इज़ सम हाउ प्रॉपर क्राइटेरिया, बट स्टिल वो ये बता रहे हैं कि डायग्नोसिस जब आपने करना है डेथ का तो उसमें फिर आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। प्रोफेसर एफ कैम्स कहते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन ब्रेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन इज़ इंपॉर्टेंट, कि ब्रेन तक नहीं जा रही, ब्रेन की डेथ जो होती है वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है जब ब्रेन पर, तो उसके बाद बंदा रिवाइव नहीं कर सकता। तो ब्रेन डेथ को फिर हमने मान लिया कि अच्छा सही है, ये है प्रूफ ऑफ ब्रेन डेथ होना चाहिए, जो कि प्रॉपर क्राइटेरिया होगा कि पर्सन अब फर्दर जिंदा नहीं है। 3 बेसिकली इसके लिए पॉइंट्स हैं। वेंटिलेटर पे अगर कोमाटोज पेशेंट है, इंटॉक्सिकेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या हाइपोथर्मिया की वजह से है तो उसमें हो सकते हैं, ब्रेन डेथ हो सकती है, लेकिन एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस को इससे एक्सक्लूड कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेन स्टेम के फंक्शन को देख लेते हैं, रिफ्लेक्सेस से, पीपल, कॉर्निया, फेशियल और ये जो ऑक्यूलर सेफेलिक या वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स होता है। तीसरी चीज़ ये है कि वेंटिलेटर रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन देख ली जाती है, अगर 8 kP से ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो कैपेबल है इतना कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर को ड्राइव कर सकता है। सिस्टेमिक डेथ होती है वो पहले हो जाती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन डाई करते रहते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में भी फिर आपको डेथ को मद्देनज़र रखना होता है कि किस तरह से डिक्लेयर करना है। बहरहाल जब ऑर्गन्स यानी सिस्टेमिक डेथ पहले हो जाती है, ऑर्गन्स की डेथ बाद में होती है, तो इन द मीन वाइल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ठीक है, फर्दर जब डेथ डिक्लेयर करते हैं तो वो आइसोलेटेड सेल या आइसोलेटेड ऑर्गन की डेथ नहीं हम डिक्लेयर करते हैं, हम सिस्टेमिक डेथ से डेथ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और मोस्ट हेल्पफुल क्राइटेरिया जैसे मैंने पहले बात की ईईजी है। इसके अंदर क्लिनिकल जजमेंट क्राइटेरिया फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ, इसमें 3 एसेंशियल क्राइटेरिया और 2 एडिशनल क्राइटेरिया। एसेंशियल क्राइटेरिया में क्या है कि प्यूपल्स फिक्स होने चाहिए, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होने चाहिए और रेस्पिरेशन एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, एडिशनल क्राइटेरिया क्या है कि बीपी फॉल करता रहे और ईईजी एटलीस्ट फ्लैट हो 6 आवर्स के लिए, और बीपी फॉल करता रहे और वैसोकंस्ट्रिक्टिव ड्रग से ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रही। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने कुछ बताया हुआ कि जब ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्व होती है तो 2 फिजिशियंस ने आप सर्टिफाई करनी होती है डेथ, जो कि ट्रांसप्लांट टीम के साथ कनेक्टेड नहीं है। पोस्टमार्टम फिनोमेना क्या होता है कि फर्दर उसके बाद जब चेंजेस वगैरह हो रही होती हैं, ये 3 सिस्टम फेल हो जाते हैं तो फिर एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे फर्दर पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी करके तो पता लगाया जा सकता है डिफरेंट बातों का, जो कि कंप्लीट डायलॉग होता है बिटवीन द डेड बॉडी एंड द डॉक्टर। बेसिकली जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं उसमें मल्टीपल एक्शंस होते हैं, कम्बिनेशन होता है डिके, डिकम्पोजिशन एंड रूटिंग का।
फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू इफेक्ट हो रहा होता है जिसमें मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू इफेक्ट हो रहा होता है। इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता, सॉरी, सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, हार्ड टिश्यू इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा होता। और हार्ड टिश्यू में जैसे बोन, नेल और हेयर जो होते हैं ये तो इम्यून होते हैं, बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। फिर सॉफ्ट टिश्यू बॉडी फ्लूइड्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाउल स्मेलिंग लिक्विड या गैसेस की तरफ, और वो फिर सॉइल के अंदर चले जाएंगे, एयर के अंदर चले जाएंगे, सॉफ्ट मतलब ठीक है, उसके बाद वो एस्केप हो जाएंगे। अब इसके अंदर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होती हैं, इनको देख लेते हैं। पोस्टमार्टम एक कंटिन्यूस फिनोमेना होता है, हम अलबत्ता इनको स्टेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं लेकिन ये चेंजेस एट अ टाइम हो रही होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू के फिजिकल चेंजेस को इमीडिएट, अर्ली, लेट एंड वेरी लेट फिजिकल चेंजेस में कैटेगराइज कर लेते हैं। इमीडिएट फिजिकल चेंजेस के अंदर ट्राइपोड ऑफ लाइफ खत्म हुआ, फ्लैसिडिटी आ जाती है, रिफ्लेक्सेस वगैरह खत्म, एसिस्टली, स्टॉपेज ऑफ चेस्ट मूवमेंट और ड्रॉपिंग ऑफ जॉ और लिम्स बिल्कुल लूज हो जाते हैं, ढीला ढाला हो जाता है, पल्स नहीं है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं है इमीडिएटली। अर्ली फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि स्टॉपेज ऑफ वाइटल टिश्यू हो गया तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, हाइपोस्टेसिस हो जाता है, राइगर मोर्टिस और आई बॉल के अंदर चेंजेस होती हैं। अब टेम्परेचर का क्या फिनोमेना है उसको डिस्कस करते हैं, यानी ये अर्ली फिजिकल चेंजेस की कुछ डिटेल है वो देख लेते हैं। टेम्परेचर एक पैसिव पैरामीटर होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर लिविंग स्टेट के अंदर। डेड बॉडी जो होती है आहिस्ता आहिस्ता अपनी हीट लूज़ करती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेड बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान तो अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएगी और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करती जाएगी, ठीक है। और प्रोग्रेसिव हीट लॉस जो होता है गुड स्केल होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ इन कोल्ड कंट्रीज़। आगे चलें तो ये इन दो लोगों का उन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है, वी कैन जस्ट रिमेंबर कि दे आर रिलेटेड टू द व्हेन वी आर डीलिंग विद टेम्परेचर चेंजेस एंड आफ्टर द डेथ, ठीक है। फर्दर शर्ड ने क्या बोला है कि वही के रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और वेपराइजेशन के ज़रिए हीट लॉस होती है। न्यूटन ने बताया था कि लॉस ऑफ हीट डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर चेंजेस पर। अब ह्यूमन कैडेवर की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट मैसेस की चीज़ें पड़ी हैं, डिफरेंट शेप्स की चीज़ें पड़ी हैं और उनकी जो हर चीज़ होती है उसकी अपनी अपनी कंडक्टिविटी होती है। फैट पुअर कंडक्टर होता है, सरफेस जो होती है वो कूल कर जाती है रैपिडली, लेकिन सेंटर उतनी जल्दी कूल नहीं करता। तो अगर आपने अनचेंज रहता है फर्स्ट फ्यू आवर्स, तो कॉर्प्स के अगर आप टेम्परेचर चेक करना है तो यूजुअल साइड रेक्टम होता है, सब हेपेटिक साइड होती है। अब इसमें जब इन 4 इंचज़ डीप आपने वो थर्मामीटर को डालना होता है, इसके अंदर जो थर्मामीटर के आपको टेम्परेचर आएगा वो 50 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 20 से 50 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस होता है। 4 रीडिंग लेनी होती हैं इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर के बाद, ठीक है। और इसकी जो कर्व बनती है वो सिग्मॉइड शेप कर्व बनती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डेथ 98 से 99 होता है। अक्सर डेथ्स के केस में अप्रिशिएबल फॉल या अप्रिशिएबल राइज नहीं होता। कुछ डेथ्स के केस में सब नॉर्मल लेवल तक टेम्परेचर चला जाता है, जैसे कंजेस्टिव का हार्ट फेलियर के अंदर मैसिव हेमरेज, शॉक या एक्सपोजर टू कोल्ड या फिर इंटॉक्सिकेशन वगैरह। और इसी तरह कुछ डेथ्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 110 फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज़ भी कर जाता है, जैसे इन्फेक्शन, हेमरेज, हीट स्ट्रोक, एस्फिक्सिया केस में। बाकी फैक्टर्स फिजिक भी काम कर रही होती है, फैक्टर रोल प्ले कर रही होती है। फैट बैड कंडक्टर होता है तो हीट लॉस स्लो होगा इन फैट पीपल। और इसके अलावा वॉशिंग ऑल्सो एक्सेलरेट हीट लॉस, एयर है, वेंटिलेशन है, क्लोथ्स हैं, बेडिंग है, हज़ार चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। अब ये उन्होंने ग्राफ बताया हुआ कि जो 1 है ना वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, 2 वाला टेम्परेचर होता है इनिशियल हाई टेम्परेचर, और ये वाला होता है इनिशियल लो टेम्परेचर। 4 वाला टेम्परेचर होता है जब फैट ज़्यादा है कि क्लोथिंग ज़्यादा है, और 5 वाला है जब थिन है या अनक्लोथ्ड है। हाइपोस्टेसिस दूसरी चीज़ थी, हाइपोस्टेसिस उसको देखते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी को। ये एक बॉडी लेटी हुई है तो उसके सारा जो ब्लड है वो बैठ जाएगा ग्रेविटी के अंडर, यानी जिस जिस वेसल के अंदर है वहाँ पर वो डेड कलरेशन कर रहा होगा डिपेंडेंट एरियाज़ के अंदर और अनस्पोर्टेड पोर्शंस के अंदर स्पेशली ये जो होता है, और सरफेस पर फिर वो आपको कलर सा नजर आने लग जाता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन ये स्टार्ट हो जाता है। एक्सटर्नली ये 20 to 30 मिनट्स के बाद अपीयर होता है और ये 2 घंटे तक डिले भी हो सकता है। इसकी शेप और अगेन डेप्थ वेरी करती है टाइम के साथ, और इसके इनिशियली तो फेंट स्मॉल पैचेस से होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो साइज़ में बड़े होते जाते हैं और कलर भी डीप होता जाता है, और 6 से 12 घंटे के अंदर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पैचेस बन चुके होते हैं। प्रेशर, किसी भी जगह पर प्रेशर है तो वो प्रिवेंट करेगा कि उस जगह पर, यानी कॉन्टेक्ट एरियाज़ होता है, जिस मतलब कॉन्टेक्ट एरियाज़ के मतलब होता है कि मेरा हाथ इस तरह से पड़ा हुआ है तो ये सेंटर से अगर इसके साथ इन कॉन्टेक्ट है तो वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है और वहाँ पर हाइपोस्टेसिस या लिविडिटी शो नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें प्रेशर जो होता है प्रिवेंट कर रहा होता है, वेट ऑफ बॉडी प्रिवेंट कर रहा होता है, रिस्ट वॉच होगी, बेल्ट होगी, ये वाली चीज़ें जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ पर लिविडिटी शो नहीं होती। कोई भी चेंज अगर हो जाती है फर्स्ट फ्यू आवर्स तो आपको हाइपोस्टेसिस के अंदर चेंज मिल जाएगा, यानी अगर बॉडी भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया गया है और डिफरेंट पोजीशन में किया गया है एज़ कम्पेयर टू जो कि डेथ के वक्त पोजीशन थी, तो अगर तो चंद घंटों के अंदर कर लिया गया है तो पोजीशन लिविडिटी जो होगी वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी जो बाद में फिर पोजीशन बना दी गई थी, ठीक है। लेकिन अगर 2 से 3 घंटे गुजर गए हैं
तो रेड ब्लड सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और फिर लिविडिटी चेंज नहीं होगी पोजीशन चेंज करने से। डिटर्मिनेशन ऑफ साइड शेप एंड कलर ऑफ हाइपोस्टेसिस इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन देखने के लिए, उसकी कॉर्प्स की टाइप ऑफ ड्रेस देखने के लिए जो कि उसने डेथ के वक्त पहना हुआ था। एस्फिक्सिया केस में साइनोटिक टेंज होता है, और पॉइजनिंग जब एनिलीन या कार्बन मोनोऑक्साइड की हो तो उसके केस में चेरी रेड होता है, जबकि हाइड्रोसाइनिक एसिड के अंदर पिंक होता है। एक्सटेंट अगेन डिपेंड करती है कि कितना ब्लड है बॉडी के अंदर और सब कुछ। और इसके अलावा ट्रॉमेटिक डेथ्स के केस में कलरेशन फेड हुई होती है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि पोस्टमार्टम में किस तरह से हाइपोस्टेसिस डेवलप होती है। शुरू में फेंटेड पैचेस अपेयर होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साइज़ के अंदर ग्रो करती है और डीपन होती है, और 6 से 12 घंटों के अंदर फिर वो यूनिफॉर्म हो जाती है। फुडन साहब कहते हैं कि क्रॉनिक नेचुरल डेथ जब कैंसर की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या निमोनिया की वजह से होती है तो उसके केस में ब्लड कोएगुलेट करता है इन पैचेस और फिर वो फर्म हो जाता है और इट जस्ट डोंट गेट डिसॉल्व टिल पुट्रिफैक्शन। लेकिन अगर तो होती है ट्रॉमेटिक डेथ्स के केस में, जैसे सफोकेशन, इलेक्ट्रोक्यूशन या एंजाइना के अटैक के केस में, तो बेसिकली जो इसकी सेकंड वाले के केस में क्या हो रहा है कि पर्सन अनअवेयर है कि उसके साथ होने क्या वाला है, तो होल बॉडी कोएगुलेट्स क्विकली इनटू ऑर्डिनरी क्लॉट, और वो ऑर्डिनरी क्लॉट 15 to 30 मिनट्स में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, और इस चेंज की वजह से फ्लूइड की ही स्टेट में ही रहता है ब्लड, और वो पुट्रिफैक्शन तक फ्लूइड की स्टेट में ही होता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर केसेस के अंदर डिफरेंस क्या था? सिर्फ एगनी वाला पीरियड जो कि पेन वाला पीरियड होता है डेथ से पहले, वो चीज़ सिर्फ इन दोनों केसेस के अंदर डिफरेंट थी जो कि ये चेंज और ये डिफरेंस पैदा कर रही है। ठीक है, सेकंड केस में अगर देखें तो वो अनएक्सपेक्टेड था, इमोशनली टेंस था पेशेंट अचानक से डेथ हुई और पेनफुल डेथ है। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है कि फिब्रोनोलाइसिन की प्रोडक्शन होती है बाय द वेस्कुलर एपिथेलियम इन द ब्लड सर्कुलेशन, जो कि डिजोल्व कर लेती है जो क्लॉट बना होता है उसको। ठीक है, लेकिन पहले केस के अंदर अगर देखें तो उसमें कोई एंजाइटी वगैरह नहीं है, तो एंडोथीलियम डिड नॉट सिक्रीट फिब्रिनोलाइसिन। राइगर मॉर्टिस पर चलें, ये तीसरी चीज़ है राइगर मॉर्टिस, और उसके बाद है चेंजेस इन आईबॉल। राइगर मॉर्टिस बेसिकली पोस्टमार्टम रिजिडिटी को कहते हैं। ठीक है, वॉलंटरीली भी होती है, इनवॉलंटरीली भी होती है, और आफ्टर एन इनिशियल स्टेट ऑफ प्राइमरी फ्लैसिडिटी ये रिजिड हो जाती है बॉडी। इसके अंदर जिन लोगों का नाम है वो एसेंट और ये जो भी नाम लिखा हुआ है, इन्होंने ये कहा कि मसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग फाइबर के बंडल पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब वही फिजियो वाली बात है। बहरहाल इंटरडिजिटेटेड मैनर के अंदर ये मौजूद होते हैं। एक्टिन और मायोसिन की अरेज होती हैं। पिस्टन जिस तरह सिलेंडर के अंदर वो मूव करता है उसी तरह ये आपस में लॉक हो जाती हैं और एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है कि एटीपी सारी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से अब एक स्टिफ, वो मायोसिन और एक्टिन स्टिफ हो जाते हैं, आपस में रिजिड जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अब वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते टू एनी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। ये कंडीशन इरिवर्सिबल होती है और मसल फर्म हो जाते हैं और अब वो स्ट्रेच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से राइगर मॉर्टिस अपेयर होता है। 3 फेजेस के अंदर राइगर मॉर्टिस अपेयर होता है। सबसे पहले जो होता है, पहला फेज़ इनिशियल डेवलपिंग फेज़ होता है, फिर लेटर स्टेटिक फेज़ होता है, और थर्ड फेज़ के अंदर वो फिर पास ऑफ करते हैं। जब इसकी फुल डेवलपमेंट हो जाती है तो मसल फर्दर टीयर भी हो सकते हैं। पीरियड जो होता है अगेन इसका वेरिएबल होता है और डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। 4 to 12 आवर्स लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस सर्कमस्टांसिस के अंदर डेड बॉडी है। जनरली देखें तो 4 to 6 आवर्स लगते हैं समर के अंदर और 10 to 12 आवर्स लगते हैं विंटर के अंदर। फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर फिजिक है, इमोशनल स्टेट है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, और इसके अंदर अगेन स्मॉल जो मसल ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर अर्ली मैनिफेस्ट कर रहा होता है और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ये मूव कर रहा होता है बॉडी के अंदर। पहले फेस के अंदर होता है, फिर अपर लिम्स के अंदर, फिर लोअर लिम्स के अंदर। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ अगर ये देखनी है राइगर मॉर्टिस तो उसमें हम नेक को या लिम्ब वगैरह को जॉइंट पर फ्लेक्स करके देखते हैं। अगर तो फुली डेवलप हुआ हुआ है तो फ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगी, और अगर आप उस मूव करना चाहेंगे नेक को तो पूरी बॉडी ही मूव होगी, एक बिल्कुल लकड़ी की तरह, स्ट्रेट लॉग की तरह। उसके बाद फिर राइगर मॉर्टिस जो है इसको हीट या कोल्ड स्टिफनिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये 2 अलग चीज़ें हैं जो कि डेवलप हो रही होती हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। रैपिड फ्रीज़ अगर कर दिया जाए बॉडी को, जैसे मॉर्चरी के फ्रीजर्स में होता है, तो कोल्ड स्टिफनिंग हो जाती है और कोल्ड स्टिफनिंग की वजह से राइगर मॉर्टिस वाला प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है। लेकिन जब उसे डी फ्रीज़ किया जाता है तो क्विकली राइगर मॉर्टिस अपेयर होता है और क्विकली पास ऑफ कर जाता है। इसके अलावा हीट स्टिफनिंग के केस में अगर टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर रिजिडिटी आ जाती है, और अगर तमाम प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाएं तो रिजिडिटी इस केस में राइगर मॉर्टिस से भी ज़्यादा इंटेंस होती है। अगली चीज़ आ जाती है कैडावेरिक स्पैस्म। कैडावेरिक स्पैस्म राइगर मॉर्टिस से डिफरेंस होता है। राइगर मॉर्टिस जो है पूरी बॉडी के अंदर अपेयर हो रहा है, लेकिन कैडावेरिक स्पैस्म एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर अपेयर हो रहा होता है, क्योंकि पर्सन के डेथ से पहले इमोशनली
टेंस स्टेट में था। इसमें हम कई चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपने ये देखते जाना है साथ साथ कि कौन सी चीज़ नॉर्मली अपेयर हो रही है। अब ये कोल्ड हीट स्टिफनिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर नहीं अपेयर हो रही होगी, प्रोवाइडेड ये जिस तब अपेयर होंगे प्रोवाइडेड क्या कोल्ड टेम्परेचर है और या हॉट टेम्परेचर है। कैडावरिक स्पैस्म तब होगा जब इमोशनली टेंस कंडीशन है, ठीक है। कैडावरिक स्पैस्म जो होता है वो एंटी मॉर्टम होता है, जबकि राइगर मॉर्टिस पोस्ट मॉर्टम होता है। अब इसके अंदर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल दोनों होते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वॉलंटरी मसल्स के अंदर अपेयर हो रहा होता है। जैसे मतलब अगर कोई फौजी है, उसने गन पे ट्रिगर पे उसका हाथ था तो वहाँ पर उसकी डेथ हुई है, तो वो एक इमोशनली टेंस स्टेट के अंदर है, तो वो उसको एग्जाम्पल आ जाती है कैडावरिक स्पैस्म की। इसके अलावा जो अंडर वाटर डेथ्स होती हैं उनमें कैडावरिक स्पैस्म आ जाता है कि किसी चीज़ को पकड़ने की या किसी बुश को या अंडर वाटर वीड को पकड़ने की कोशिश किया, तो उसके केस में कैडावरिक स्पैस्म हो जाता है। राइगर मॉर्टिस में सारे मसल्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रुप ऑफ एनी ओनली अ ग्रुप ऑफ मसल इफेक्ट होता है जो कि उस वक्त काम कोई कर रहा था या ठीक है इन्वॉल्व होता है। स्पेसिफिक पैटर्न होता है ये इसका राइगर मॉर्टिस का, लेकिन ये इंस्टेंटेनियसली डेवलप होता है, ठीक है। और इट इज़ एसोसिएटेड विद कि डेथ से पहले क्या एक्शन हो रहा था। ये तमाम डेथ्स के अंदर होता है, ये सिर्फ उन डेथ्स के अंदर होता है विद इमोशनल स्ट्रेस बीइंग अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। इसमें मॉडरेट फोर्स होती है, लेकिन दिस इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए। उसके बाद देखें तो इसका कोई ताल्लुक नहीं होता मैनर ऑफ डेथ के साथ, लेकिन ये हमें हेल्प करता है इन एस्टैब्लिशिंग मैनर ऑफ डेथ।